हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू थ्रिल टेंस हिंदी। इस वीडियो में हम इंडिया के कुछ काफ़ी खौफनाक सीरियल किलर्स की कहानी सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 5, बियर मैन। रविंद्र कांत्रोल, जिनका फेक नेम अब्दुल रहीम है, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए अपना नाम चेंज कर लिया था। रविंद्र साउथ बॉम्बे बेस्ड काफ़ी खूंखार सीरियल किलर थे। रविंद्र ने 20 साल की उम्र में ही तिशराग राणे की गैंग ज्वाइन कर ली थी, जहां की वो इलीगली अल्कोहल बेचा करते थे। लेकिन 2006 की एक सुबह मरीन लाइंस के फुट ओवर ब्रिज पे एक लाश मिली। वो लाश एक टैक्सी ड्राइवर विजय गौर की थी, जिसे मार मार के उसकी हत्या कर दी गई थी। इस इंसिडेंट के 2 महीने बाद ही चर्च गेट स्टेशन के सामने भी एक और लाश मिली और दोनों लाशों के पास एक बियर की बोतल पाई गई। इन 2 मर्डर्स के बाद पुलिस समझ चुकी थी कि इन दोनों मर्डर का कुछ कनेक्शन है और वहाँ के लोग काफ़ी डर गए थे और पुलिस भी चौकन्नी हो गई थी। इसके बाद 13 जनवरी तक पुलिस को लगातार 7 लोगों की लाश मिली और इनमें से मोस्टली लाशों पे कमर से नीचे के कपड़े नहीं थे। न्यूज़ और मीडिया में ये सारी खबरें बहुत तेज़ी से फैली और पुलिस को इन सारे मर्डर्स का कोई भी एविडेंस नहीं मिल पा रहा था। और मोस्टली लाशों के पास बियर की बोतल मिलने की वजह से पुलिस ने इस इंसान का नाम बियर मैन रख दिया। बियर मैन सिर्फ गरीब लोगों को मारता था, जो लोग फुटपाथ पे सोते थे या फिर सड़क पे, और उन्हें मार के उनकी लाश अरेबियन सी के पास फेंक देता था और उनकी लाशों के पास एक बियर की बोतल भी अक्सर पाई जाती थी। इस बियर मैन को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस ने लगभग 80 पुलिस ऑफिसर्स की एक टीम बिठाई। इसके बाद पास ही के धोबी घाट से जनवरी 22, 2007 को रविंद्र कांत्रोल नाम के एक आदमी पे शक होने पे उसे अरेस्ट किया गया और कोर्ट में ये भी प्रूव हो गया था कि रविंद्र ने 7 से भी ज़्यादा लोगों को मारा था और उनका ब्लड मरीन ड्राइव के पास एक कब्रिस्तान में बैठे हुए तांत्रिक द्वारा काले जादू के लिए यूज़ होता था। एक नार्को टेस्ट से ये प्रूव हुआ कि उसने 15 से भी ज़्यादा लोगों की हत्या कर रखी है और वो चरस के नशे में ये सब करता था। कांत्रोल अपने विक्टिम को ढूंढ के उसे बियर पीने को कहता था और उनके मना करने पे वो अपने विक्टिम्स का रेप कर देता था, जिसके बाद वो उन्हें मार देता था। और यही रीज़न है कि मोस्टली लाशों के पास एक बियर की बोतल और उनकी कमर के नीचे के कपड़े नहीं होते थे। एक मर्डर के लिए कांत्रोल को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, लेकिन फिर मुंबई हाई कोर्ट ने कांत्रोल के खिलाफ सारे एविडेंस इनवैलिड बता दिए गए और कांत्रोल को फ्री कर दिया गया। इसके बाद साउथ बॉम्बे में 3 लड़कियों की लाश मिली, जो कि सिर्फ 3 से 4 साल की थी। इनका शक भी सीधा कांत्रोल पे गया। दोज गर्ल्स वर रेप्ड, जिनकी लाशें निर्माण पॉइंट फायर डिपो मेकर टावर के पास मिली गईं। कांत्रोल ने चाहे अपनी ये हरकतें बंद कर दी हों, लेकिन आज भी वो हम लोगों के बीच ही घूम रहा है। नंबर 4, द बिकिनी किलर। चार्ल्स सोबराज, जिनका पूरा नाम हदचंद भवनानी गुरमुख चार्ल्स था, एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होल्ड करते थे। चार्ल्स का दिमाग बचपन से ही काफ़ी तेज़ था, लेकिन उन्होंने अपने इस तेज़ दिमाग को उल्टी चीज़ों में इस्तेमाल किया, जैसे कि चोरियां करना। इसी वजह से चार्ल्स को स्कूल में कोई भी पसंद नहीं करता था। बड़े होते होते चार्ल्स ने लॉ और साइकोलॉजी के ऊपर काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी और उनके ऑथर्स को डीपली स्टडी करा, की मदद से वो लोगों को इन्फ्लुएंस करते और अपने ऊपर विश्वास करने के लिए मजबूर कर देते। चार्ल्स जब 19 साल के थे तो उन्हें पेरिस की एक बिल्डिंग में ट्रेसपास करने के लिए जेल भी हुई थी, जहाँ की वो पेरिस के एक अंडरवर्ल्ड से मिले, जिनका नाम फीलिक्स दे एस्कॉन था। वो एक काफ़ी वेल्दी प्रिजनर थे। चार्ल्स ने अपनी मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स यूज़ करके उनको बिल्कुल अपने भाई जैसा बना लिया। इवन बाद में फीलिक्स ने चार्ल्स की जेल से एस्केप करने में भी मदद करी। फीलिक्स की मदद से ही चार्ल्स काफ़ी हाई क्लास पार्टीज़ में जाने लगे, जहाँ पे जाके चार्ल्स अमीर अमीर लोगों से मिलते और उनका ट्रस्ट को जीत के उनके ही पैसे और ज्वेलरी चुरा लेते। ऐसी ही एक पार्टी में मिली एक पर्शियन लेडी से चार्ल्स को प्यार हो गया और उन्होंने उससे शादी कर ली। शादी के अगले दिन ही चार्ल्स को अरेस्ट कर लिया गया अपने दोस्त फीलिक्स की गाड़ी चुराने के आरोप में। वहाँ से निकलते ही चार्ल्स अपनी वाइफ के साथ एशिया आ गए, क्योंकि उन्हें लगता था कि एशिया में कॉप्स को ब्राइब करके वो किसी भी जुर्म से बच सकते हैं। सोबरा जहाँ पे ट्रैवलर्स को अपना निशाना बनाते और उनका ट्रस्ट जीत के उनकी आईडीज़ और पैसे लेके फ़रार हो जाते। इसके बाद चार्ल्स 1970s में बॉम्बे आए, जहाँ पे उनकी एक बेटी भी हुई।
लेकिन बेटी होने के बाद भी चार्ल्स ने अपने रॉबरी वाला बिजनेस नहीं छोड़ा। और इवन एक बार उन्होंने दिल्ली में काफ़ी मशहूर होटल होटल अशोक की भी ज्वेलरी स्टोर से चोरी करी थी। चार्ल्स अपनी चोरियों की वजह से अपनी लोकेशन बदलते रहते थे और फिर वो काबुल आए, सिर्फ और सिर्फ गन्स की स्मगलिंग करने। जैसे ही उनकी वाइफ को ये पता चला कि वो एक क्रिमिनल हैं, उन्होंने चार्ल्स को उसी टाइम छोड़ दिया और अपनी बेटी के साथ वापस फ्रांस में शिफ्ट हो गई। वो इसके बाद भी नहीं सुधरा और फिर उसे अपने जैसा ही एक भाई मिला जिसका नाम एंड्रे था, और चार्ल्स ने उसके साथ मिलकर काफ़ी चोरियां करी। उसने इतनी सारी आईडीज चोरी करके जमा कर ली थी कि हर देश में अब उसकी एक अलग पहचान थी और उसका चेहरा किसी को भी नहीं पता था। इवन चार्ल्स इतना सेल्फिश था कि एक बार उन दोनों के पकड़े जाने पे उसने एंड्रे से कहा कि वो ऐसा प्रिटेंड करे जैसे कि वो चार्ल्स है, और फिर चार्ल्स खुद उस पुलिस स्टेशन में आग लगा के भाग गया और एंड्रे को पकड़वा दिया, जिसे कि वो अपना भाई बोला करता था। इसके बाद एक बार फिर चार्ल्स थाईलैंड भाग आया, जहाँ पे कि उसे एक दोस्त अजय चौधरी मिला। वो अजय के साथ मिलके नए ट्रैवलर्स को निशाना बनाता और उनका ट्रस्ट जीतने के बाद वो दोनों ट्रैवलर्स के खाने में छुपके से ड्रग्स मिला देते, जिससे कि उन ट्रैवलर्स की हालत धीरे धीरे ख़राब होने लगती। और फिर चार्ल्स और अजय उनकी ज़िंदगी में एक मसीहा बन के आते, जो कि उन्हें दवाई के नाम पे खाने में ड्रग्स मिला के देते, जिससे कि उन ट्रैवलर्स को लगता था कि वो ठीक हो रहे हैं। और तब तक अजय और चार्ल्स मिलके उनके सारे पैसे लूट लेते। ट्रैवलर्स वहाँ से जाने की बात करते तो वो उन्हें वहीं पे मार देते थे। ये दोनों अपने सारे ट्रैवलर्स को अपने घर कनिथ हाउस नाम की बिल्डिंग में जगह देते थे। इवन इन्होंने एक बार अपने गेस्ट को जिंदा जला दिया था। इसके बाद चार्ल्स को लगा कि अब उसे अजय की ज़रूरत नहीं है, तो उसने उसे भी मार दिया। लेकिन अब चार्ल्स के लक ने भी उसका साथ नहीं दिया। 18 अक्टूबर 1975 को बीच के पास दो लड़कियों की बिकनी में एक के बाद एक लाश मिली, जिन्हें कि चार्ल्स ने ही मारा था। आज तक इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि चार्ल्स ने कितने लोगों को मारा है। 20 लोगों को तो उसने सिर्फ एक्सीडेंटल ड्रग डोजेज के नाम पे मार दिया था। इन दो लड़कियों की बिकनी में लाश मिलने की वजह से इसका नाम द बिकिनी किलर रख दिया गया था। चार्ल्स इतना स्मार्ट था कि इसने इंडिया की तिहाड़ जेल में भी एक 5 स्टार लाइफ जी थी, अपनी मैनिपुलेटिव टेक्निक्स को यूज़ करके। लेकिन अब नेपाल पुलिस ने इसे अरेस्ट कर लिया था और ये आज तक नेपाल की जेल में कैद है। नेपाल में चार्ल्स को 10 साल की सज़ा हुई थी। जेल में अपने आखिरी साल में चार्ल्स ने अपने बर्थडे पे पूरे जेलर्स और वहाँ के स्टाफ को मिठाइयाँ बंटवाई, जिन मिठाइयों में उसने स्लीपिंग पिल्स और ड्रग्स मिला रखी थी, जिसकी वजह से वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसने ये सब करके अपने आप को जानबूझ के पकड़वाया ताकि उसकी सज़ा और बढ़ जाए, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो नेपाल की जेल से निकलता तो थाईलैंड की पुलिस उसके लिए बाहर वेट कर रही थी। इससे तो आप लोगों को अंदाज़ा लग ही गया होगा कि चार्ल्स कितना शातिर आदमी था। जेल में ही चार्ल्स के काफ़ी इंटरव्यू हुआ करते थे, जिसमें कि उसे अपनी स्टोरी बताने के थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स मिला करते थे। इसकी लाइफ पे एक द सर्पेंट नाम की बुक भी लिखी गई थी, जिसमें कि बताया गया है कि ये गलत रास्ते पे इसलिए उतरा क्योंकि बचपन में चार्ल्स के पापा उसे छोड़ के चले गए थे, जिसका एक काफ़ी डीप इम्पैक्ट पड़ा था। चार्ल्स के इंटरव्यू से साफ साफ दिखाई देता है कि वो एकदम फीलिंगलेस है और मर्डर उसके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। ये आज भी नेपाल की जेल में चक्की पीस रहा है। नंबर 3, गैंगस्टर ऑन द रन। राहुल रमाकांत यादव 11 फरवरी 1976 में इमरजेंसी के 21st मंथ में डोंबिवली में बॉर्न हुए थे। 1998 में आई सत्या मूवी राहुल ने एक साल में 20 बार देख ली और उसके कैरेक्टर भीकू मात्रे से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गए। वो भीकू मात्रे को इतना कॉपी करने लगे कि उन्होंने दाऊद इब्राहिम की अपोजिट गैंग जयदेव रेड्डी की गैंग को ज्वाइन कर लिया। और इवन पुलिस भी अब राहुल को भीकू के नाम से ही जानती थी। पहले से ही राहुल के दोस्त ये शिकायत करने लगे थे कि वो अब बिल्कुल भीकू मात्रे की तरह एक्ट करने लगा है। भीकू जयदेव रेड्डी की गैंग में एक हिटमैन का काम करता था और काफ़ी जगहों पे वो वसूली लेने का भी काम किया करता था। लेकिन एक दिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया और जेल जाने की वजह से उसका ड्रग्स का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उसे शिज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी हो गई। शिज़ोफ्रेनिया में एक इंसान को इमेजिनेशन और असली वर्ल्ड में कोई फ़र्क पता ही नहीं चलता। उसे ऐसा लगता है कि जो भी हो रहा है वो सब कुछ नकली है और उसे पूरी दुनिया बस एक गेम की तरह दिखाई देती है। लेकिन जेल में ही उसने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करा और वहाँ से बाहर आने के बाद उसने गैंगस्टर वर्ल्ड को बाय बाय कर दिया और अपनी हेल्थ पे काफ़ी ध्यान दिया।
राहुल ने बहुत सारी मैराथन्स दौड़ी और इवेंट जीती भी, जिसकी वजह से उसे गैंगस्टर ऑन द रन के नाम से जाना गया। राहुल अब काफ़ी फिट है, लेकिन आज भी वो अपने 14 साल पुराने क्राइम्स की वजह से जाने जाते हैं। नंबर 2, द इंडियन प्रेडिएटर। चंद्रकांत झा एक ऐसा सीरियल किलर था जिसने अपनी 40 साल की उम्र में लगभग 40 लोगों को मार दिया था। इसकी कहानी 2006 20 अक्टूबर से शुरू हुई, जब तिहाड़ जेल को एक कॉल आया और कॉल में बताया गया कि तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के सामने एक बकेट में लाश रखी गई है। उस लाश के साथ एक लेटर भी मिला जिसमें कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम को काफ़ी गालियां दे रखी थी। लेटर में लिखने के स्टाइल से पता चला कि वो एक बिहारी एक्सेंट है और वो कॉल एक एसटीडी बूथ से करी गई थी। जेल के सामने रखी गई लाश एक सरकटी लाश थी, तो उस इंसान को पहचान पाना भी काफ़ी मुश्किल हो गया था। इसलिए पुलिस को ना किलर का और ना ही उस लाश का कोई पता चल रहा था। 25 अप्रैल 2007 को फिर तिहाड़ जेल पे एक कॉल आई और एक बार फिर यही बताया गया कि गेट नंबर 3 के सामने एक सरकटी लाश मिली है। उस लाश को बकेट से काफ़ी टाइटली बांध रखा था। तभी पब्लिक में से एक आदमी ने उस लाश को खोलने का ऑफ़र किया और वो अपने चाकू से उस लाश को खोलने लगा, लेकिन उस टाइम में किसी को नहीं पता था कि वो ही किलर है। इस बार बॉडी का सिर्फ टॉर्सो उस बकेट में रखा गया था और बाकी ऑर्गन्स 30 हज़ारी कोर्ट पे थे। ये लाशों का सिलसिला जारी रहा और कुछ समय बाद फिर से एक और कॉल आई उसी आवाज़ में। उसी बंदे ने उन्हें बताया कि गेट के सामने फिर से एक और बार लाश रखी गई है और इस बार उसने लेटर में ये लिखा कि उसे पकड़ने के लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड रखा जाए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है और पिछले 8 सालों से लोगों का मर्डर कर रहा है और वो जब लोगों को मारता नहीं है तब वो पागल सा हो जाता है। इन सारे इंसिडेंट्स ने पुलिस की नज़रें 1998 में एक सिमिलर केस में डाली जिसमें कि सारे फैक्ट सेम थे। 1998 में भी तिहाड़ जेल के सामने सरकटी लाश मिली थी, लेकिन कोई भी एविडेंस ना मिलने की वजह से 3 साल बाद वो केस बंद कर दिया गया था। फिर इन्वेस्टिगेशन करने पे दिल्ली के आज़ाद नगर में रहने वाला एक इंसान चंद्रकांत झा पे पुलिस का शक गया। चंद्रकांत अक्सर अपने पास ही के डॉक्टर पे विजिट किया करता था। चंद्रकांत की 5 बेटियां थीं जो कि उसी डॉक्टर के हाथों पैदा हुई थीं और डॉक्टर ने ये भी बताया कि चंद्रकांत डॉक्टर के ब्रदर इन लॉ को भी मारने की कोशिश कर रहा था। और पता करने पे ये पता चला कि चंद्रकांत एक बिहार का इमिग्रेंट है जो कि दिल्ली में आके वेजिटेबल्स बेचने का काम करता है और उसके पास वेजिटेबल्स बेचने वाली एक कार्ट भी है। जिसके बाद पुलिस के पास काफ़ी सबूत इकट्ठा हो गए थे और फिर चंद्रकांत को अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट होने पे भी चंद्रकांत में बिल्कुल भी डर नहीं दिखाई दिया। उसने बताया कि जब वो बिहार से दिल्ली आया था वेजिटेबल मार्केट में काम करने, तो उसने एक गुंडे के खिलाफ आवाज़ उठाई थी जो कि एक मासूम शख्स को मार रहा था और फिर उस गुंडे ने चंद्रकांत को भी चाकू मार दिया, जिसके बाद उसकी बहुत सीरियस हालत हो गई थी एंड ही ऑलमोस्ट डाइड। रिकवर होने के बाद चंद्रकांत ने सोच लिया था कि उसे सरवाइव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ पावर चाहिए और फिर उसने मार्शल आर्ट्स सीखे। उसने सोच लिया था कि अब वो किसी के नीचे दब के या झुक के नहीं रहेगा। चंद्रकांत की पहले से ही वेजिटेबल मार्केट में हफ्ता वसूली लेने वालों से अनबन चलती रहती थी, क्योंकि वो अपनी मेहनत की कमाई किसी को फ्री में नहीं देना चाहता था, जिसकी वजह से एक बार वेजिटेबल मार्केट के यूनियन लीडर के हाथ में कट भी आ गया था और फिर उसने चंद्रकांत पे केस कर दिया और पुलिस ने चंद्रकांत और उसकी वाइफ दोनों को अरेस्ट कर लिया। जेल में उसे काफ़ी बुरा ट्रीट किया जाता था और कभी कभी तो उसके सारे कपड़े भी उतार दिए जाते थे। जेल से बाहर आते ही चंद्रकांत ने अपना पहला शिकार उस यूनियन लीडर को ही बनाया और 1998 में उसी की सरकटी लाश तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के सामने रखी गई थी और बाकी के पार्ट्स वो यमुना नदी में बहा देता अपने पापों को धोने के लिए। चंद्रकांत बिहार के गोसाई विलेज का था, जहाँ के लोग भी उससे काफ़ी डरते थे क्योंकि उसका एक काफ़ी वायलेंट नेचर था और वो छोटी छोटी बातों पे भड़क जाता था। चंद्रकांत अपने विक्टिम्स को पहले अपना दोस्त बनाता और फिर उन्हें अपने घर में रहने के लिए जगह देता और उनसे अगर छोटी सी भी मिस्टेक हो जाती तो वो उन्हें वहीं मार देता था। इवन वो जहाँ पे लोगों को मारता था उसी रूम में अपना खाना भी बनाता था। ऐसे ही एक विक्टिम अनिल मंडल को वो अपने घर लाया था, जो मौका मिलते ही वहाँ से अपनी जान बचा के भाग गया और उसने अपने साथ 2 लोगों की और जान बचाई थी। अनिल ने चंद्रकांत का कैमरा भी ले लिया था
जिसमें कि वो अपने विक्टिम्स की फ़ोटो रखा करता था। हाल ही में आयशा सूद नामक एक डायरेक्टर ने चंद्रकांत पे डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसका नाम है द इंडियन प्रेडिएटर, और उसमें ये सारी फ़ोटोज़ दिखाई गई हैं। वहीं दूसरी तरफ चंद्रकांत उम्र कैद की सज़ा काट रहा है। नंबर 1, रमन राघव। ये काफ़ी मशहूर सीरियल किलर है जो कि 1929 में पुणे में पैदा हुआ था। अनुराग कश्यप ने इस सीरियल किलर की लाइफ के ऊपर एक मूवी रमन राघव भी बना रखी है। रमन बचपन से ही चोरी करता था और उसने अपनी पूरी लाइफ में ऑलमोस्ट 41 लोगों की हत्या करी थी। रमन सिर्फ रात के अंधेरे में अपने शिकार करता था और सिर्फ ऐसे लोगों को अपना निशाना बनाता था जो कि बहुत गरीब हुआ करते थे और स्लम्स या फिर सड़क पे रहा करते थे। उसने अपने सारे विक्टिम्स की हत्या नॉन शार्प ऑब्जेक्ट से मार मार के की थी और वो मरी हुई औरतों के शव को रेप किया करता था। 1996 में रमन के द्वारा 19 लोगों पर अटैक हुआ जिसमें से 9 की डेथ हो गई थी। रमन को एक बार 5 साल की जेल भी हुई थी एक डकैती के केस में। इसके बाद पुलिस को ये भी पता चला कि वो अपनी सगी बहन का भी रेप किया करता था और उसे मारने की कोशिश भी। काफ़ी लंबे समय तक रमन को पकड़ पाना बहुत मुश्किल हो गया था क्योंकि ये रात में मर्डर करता था और इसके मोस्टली विक्टिम का बच पाना मुश्किल होता था। 1930s में रमन का बहुत खौफ था, गरीब लोग बहुत डरा करते थे। को पकड़ने के लिए पुलिस ने सीबीआई की एक स्पेशल टीम बिठाई जिसके बाद वो पकड़ा गया। रमन ने यह भी कहा कि उसे ढंग से याद ही नहीं है कि आज तक उसने कितने मर्डर किए हैं। इवन कई बार अदालत में इसने जज के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए साफ साफ मना कर दिया और चिकन खाने की फरमाइश रखी, जिसको पूरा करने पे इसने सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दिए। टेस्ट के बाद ये पता चला कि वो मेंटली इल है और मर्डर करना उसके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है क्योंकि उसमें फीलिंग्स जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। रमन की 1975 में एक हॉस्पिटल में किडनी फेलियर की वजह से डेथ हो गई, लेकिन एक टाइम पे इस इंसान की पुणे के लोगों में बहुत ज़्यादा दहशत हुआ करती थी। आज की इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।